नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईएफएम पेपर सेकंड यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट की चर्चा करेंगे, जो कि कोष प्रवाह विवरण बनाते समय हमें आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण समावेशन है, एडजस्टमेंट है, जिनकी सहायता से हम कोष प्रवाह विवरण आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोष प्रवाह विवरण जब हम तैयार करते हैं तो इनमें काफ़ी एडजस्टमेंट हमें करना होता है, जिसकी सहायता से हम आसानी से कोष प्रवाह विवरण तैयार कर सकते हैं। कोष प्रवाह विवरण से संबंधित महत्वपूर्ण समायोजन, इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट रिलेटिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। प्रथम एडजस्टमेंट है परिचालन कोषों या परिचालन से कोषों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। परिचालन से कोषों की गणना में किसी भी व्यावसायिक संस्था में संचालन से लाभ कोष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। माल के कुल विक्रय मूल्य में बेचे गए माल की लागत व अन्य व्यय घटाकर संचालन से शुद्ध आय या शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है। लेकिन यह राशि कोष प्रवाह विवरण के लिए क्रियाशील लाभों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि इस प्रकार संचालन से शुद्ध आय की गणना करते समय लाभ हानि खाते में बहुत से ऐसे मदों का समावेश कर लिया जाता है जो कार्यशील पूंजी को प्रभावित नहीं करते हैं। अतः कोष प्रवाह विवरण के लिए परिचालन से लाभ की गणना करने के लिए लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभों में कुछ समायोजन भी हमें करने होते हैं, जो कि परिचालन से कोषों की गणना संबंधित निम्नलिखित विधियों के द्वारा एडजस्टमेंट हमें करना होता है, जिसमें प्रथम है लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा वित्तीय विवरण बनाकर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट के द्वारा। प्रथम प्रारूप विधि फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट मेथड में हम एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 मार्च 2000 जो भी है, जिसमें हम पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड, टू साइड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स को लिखते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को लिखेंगे, टू ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर, टू अंतरिम डिविडेंड, टू प्रपोज डिविडेंड, टू प्रपोज टैक्स। बाई साइड हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व को शामिल करते हैं। इस प्रकार हम स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो ऑपरेशन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस का इसमें अपना ऐड करेंगे नॉन फंड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, गुडविल, पेटेंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या अंतरिम डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड लेस कर देंगे। इसमें नॉन फंड इनकम्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, इसमें लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस को, जिसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशंस इस प्रकार से निकल के हमारे सामने आ जाएगा। दूसरे एडजस्टमेंट की हम बात करें, जिसमें जैसा कि हमने इस एडजस्टमेंट में लाभ की गणना करनी है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में इसको अपन आसानी से भी एक प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के माध्यम से भी हमने समझा था। पहले एडजस्टमेंट में परिचालन कोषों की गणना से संबंधित एडजस्टमेंट किया। आगे हम इसी से संबंधित एडजस्टमेंट में दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे कर के लिए आयोजन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन।
कर आयोजन को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में के अनुसार चालू दायित्वों में अल्पकालीन आयोजन उपशीर्षक को शामिल किया गया है। अतः चिट्ठे में दिए गए कर आयोजन को चालू दायित्व ही मानकर प्रश्न को हल किया जाएगा। तीसरा है एडजस्टमेंट प्रस्तावित लाभांश प्रपोज डिविडेंड्स। प्रस्तावित लाभांश को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार चालू दायित्वों में अल्पकालीन आयोजन उपशीर्षक में शामिल किया गया है। अतः चिट्ठे में दिए गए कर आयोजन को चालू दायित्व ही मानकर इसको अपने हल कर पाएंगे, जिसे प्रपोज डिविडेंड भी कह सकते हैं। अगला चालू संपत्तियों पर आयोजन प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स। चालू संपत्तियों पर आयोजन जैसे डूबत ऋणों के लिए आयोजन, स्टॉक में हानि के लिए आयोजन इत्यादि को चालू दायित्व माना गया है, क्योंकि आयोजन की राशि चालू संपत्तियों में कमी उत्पन्न करती है। तो प्रोविजन फॉर अगेंस्ट करंट एसेट्स का भी एडजस्टमेंट हम इस प्रकार करते हैं। स्थायी संपत्तियों में वृद्धि या कमी इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स। कोष प्रवाह विवरण में स्थायी संपत्तियों में वृद्धि, स्थायी संपत्तियों का क्रय या स्थायी संपत्तियों में कमी को स्थायी संपत्तियों का विक्रय मान लिया जाता है, क्योंकि स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय से स्थायी संपत्ति मानकर ये खाता ज्ञात किया जाता है। वैसे स्थायी संपत्तियों के चालू वर्ष की लागत में से गत वर्ष की लागत, जिनमें से बची हुई संपत्ति की लागत घटी हुई को घटा देने पर शेष क्रय की गई संपत्ति की राशि ज्ञात होती है। कई बार प्रश्न में स्थायी संपत्ति की लागत की सूचना नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपलिखित मूल्य में कुल काटी गई ह्रास की रकम को जोड़कर भी इस प्रकार ज्ञात करते हैं, क्योंकि स्थायी संपत्तियों का क्रय प्रयोग इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स करंट ईयर को डेप्रिसिएशन चार्ज करके जोड़ देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स सोल्ड इन ड्यूरिंग द ईयर। इसमें घटा देंगे ओपनिंग बैलेंस फिक्स असेट्स प्रीवियस ईयर को, तो अपने सामने परचेज ऑफ फिक्स असेट्स आ जाएगी। इसी क्रम में स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स प्रीवियस ईयर को लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स करंट ईयर को, कॉस्ट ऑफ असेट्स सोल्ड को ऐड कर देंगे प्रॉफिट डिडक्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स को। इस प्रकार हम डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट को इस प्रकार बताया, जैसे मशीनरी अकाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और मशीनरी को बेचने से हमें 30,000 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं, जो कि इस खाते के माध्यम से हमें एडजस्टमेंट करके निकाला गया है। तो इस प्रकार हम इस एडजस्टमेंट के द्वारा अपना आसानी से क्रियान्वयन कर सकते हैं। छठे एडजस्टमेंट की हम बात करें, मिश्र व्यवहार कंपाउंड ट्रांजैक्शंस। कभी कभी एक व्यवहार ही कोषों के स्रोत या कोषों के उपयोग दोनों का बोध कराते हैं। अतः ऐसे व्यवहारों के विश्लेषण में विशेष सावधानी रखनी होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक व्यक्ति से 20,000 रुपये की एक मशीन खरीदकर उसी व्यक्ति के पास उस मशीन को 17,000 रुपये ऋण के बंधक रख लिया जाता हो, तो वह मिश्र प्रकृति का व्यवहार होगा, क्योंकि 20,000 रुपये की मशीनरी का क्रय करना कोषों का उपयोग है, 17,000 रुपये का ऋण लेना ये कोषों का स्रोत माना जाता है। इसी प्रकार यदि नया ऋण लेकर पुराने ऋण का भुगतान किया जाता है, तो ऋण प्राप्त करना कोषों का स्रोत है तथा पुराने ऋण का भुगतान करना कोषों का उपयोग कहलाता है। अगले अंतरिम लाभांश अंतरिम डिविडेंड में चालू वर्ष के मध्य किसी भी समय का भुगतान किए जाने वाले लाभांश को अंतरिम लाभांश के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के लाभांश अधिक लाभ अर्जित करने पर भुगतान किया जाता है। यदि अंतरिम लाभांश का भुगतान नकद में किया गया है तो कार्यशील पूंजी में कमी होगी, अतः कोषों का उपयोग होगा। यदि अंतरिम लाभांश का भुगतान बोनस के रूप में किया जाता है तो इसे कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहती है, अतः कोषों का उपयोग नहीं माना जाएगा।
8वें एडजस्टमेंट में अमूर्त व कृत्रिम संपत्तियों का लेखन रिटर्न डाउन ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्सेड एसेट्स में सामान्यतया अमूर्त या कृत्रिम संपत्तियां जैसे ख्याति, एकस्व, ट्रेडमार्क, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन, कमीशन, अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा इत्यादि अवलेखन की राशि के संबंध में यह स्पष्ट सूचना दी गई है कि सूचना के अभाव में गत वर्ष के चिट्ठे में प्रदर्शित मूल्य से कुल चालू वर्ष के चिट्ठे को प्रदर्शित मूल्य में यदि कमी हो तो इस कमी को लाभ हानि खाते में अपलिखित मान लिया जाएगा और गैर नकद व्यय के रूप में शुद्ध लाभ को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार अगले एडजस्टमेंट में हम बात करें 9वें एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास एक गैर कोषमद है, अर्थात यह न तो कोषों का स्रोत है न कोषों का साधन है। परिचालन से लाभ की गणना करते समय इसे अन्य व्ययों की भांति लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। अतः परिचालन से कोषों की गणना करते समय ह्रास की राशि को लाभों को पुनः जोड़ दिया जाता है। तो ह्रास को परिचालन से कोषों को ज्ञात करते समय जोड़ने के कारण इसका एक गैर रोकड़ व्यय होना है जिससे कोष प्रभावित नहीं होते हैं। सामान्यतया चालू वर्ष के लिए मूल्य ह्रास की राशि प्रश्न में दी हुई होती है। यदि ह्रास की राशि न दी गई हो तो उसे स्थायी संपत्ति खाता बनाकर ज्ञात किया जाएगा। यदि संचय ह्रास की राशि दी गई हो तो उसे संचय ह्रास खाता बनाकर ज्ञात किया जाएगा। 10वें एडजस्टमेंट में ह्रास कोष के स्रोत के रूप में इसे इस प्रकार माना जाएगा। ह्रास के कारण कर योग्य आय कम हो जाती है जिससे कर दायित्व भी कम होता है। अतः कर दायित्व में कमी की राशि को ह्रास का स्रोत माना जाएगा। दूसरे में ह्रास के कारण कोषों में वृद्धि नहीं होती हो तो बल्कि कोषों की बचत होती है तो ये बचत कोष के रूप में साधन मानी जा सकती है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्यांकन पर किया जाता है और ह्रास का लागत एक अंग है। इस प्रकार ह्रास चालू संपत्तियों के मूल्य में शामिल होकर कोष का स्रोत बन जाता है। इसी प्रकार 11वें एडजस्टमेंट में हम बात करें विनियोगों का क्रय एवं विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोगों को चालू व स्थायी संपत्ति दोनों माना जाता है। विनियोग यदि विपणन योग्य प्रतिभूतियां अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियां अल्पकालीन विनियोग के रूप में हो तो चालू संपत्ति माना जाएगा। अल्पकालीन विनियोग के क्रय विक्रय का समायोजन कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका के माध्यम से स्वतः हो है तो ऐसे विनियोगों के बचने के लिए होने वाले लाभ हानि कोषों की गणना का कोई समायोजन नहीं किया जाता क्योंकि दीर्घकालीन विनियोग स्थायी संपत्ति खाते माने जाते हैं। अतः इनकी बिक्री कोषों का साधन एवं इनका क्रय कोषों का उपयोग माना जाता है। क्रय विक्रय की राशि ज्ञात करने हेतु विनियोग खाता तैयार किया जाता है। दीर्घकालीन विनियोगों की बिक्री पर होने वाले लाभ एवं हानि का समायोजन लाभों में क्रमशः घटाकर व जोड़कर भी करना चाहिए। यदि स्पष्ट रूप से ये ज्ञात न हो तो विनियोग चालू संपत्ति है और स्थायी संपत्ति जब इन्हें स्थायी मानकर भी प्रश्न में हल करना चाहिए, जैसा कि इस उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया गया है। 12वें एडजस्टमेंट में बात करें अंश पूंजी व दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि या कमी की। किसी भी अवधि में अंश पूंजी का निर्गमन दीर्घकालीन दायित्वों के कोष के स्रोत माने जाते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन व दीर्घकालीन दायित्वों में कमी उसका भुगतान कोषों का उपयोग माने जाते हैं। कमी या वृद्धि की गणना अंश पूंजी खाता दीर्घकालीन ऋण खाता बनाकर भी ज्ञात किया जाता है। यदि अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन किसी स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने हेतु या अंशों के निर्गमन ऋण पत्रों के बदले किया जाता है तो यह न तो कोष का स्रोत होगा न स्थायी संपत्ति में वृद्धि का साधन होगा। इस प्रकार यदि बोनस अंश व स्कंद लाभांश जारी किए जाते हैं तो ये कोषों का स्रोत नहीं होंगे, किंतु किसी चालू संपत्ति में प्राप्त होने वाले का निर्गमन किया जाता है तो ये कोषों का स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के ऐसे एडजस्टमेंट हैं जिनके आधार पे कोषों का ये होता है। तीसरा एडजस्टमेंट की हम बात करें 13वें एडजस्टमेंट में ही महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट है कि लाभ हानि खाते के शेष को चिट्ठे में शामिल नहीं करना। कभी कभी लाभ हानि खाते शेष को चिट्ठे में अलग से प्रदर्शित नहीं किया जाता है बल्कि उसे संचय व आधिक्य की राशि में शामिल कर लिया जाता है। संचय व आधिक्य
की राशि चिट्ठे में प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा एकाकी व्यापार साझेदारी संस्था की स्थिति में लाभ हानि खाते की राशि में पूंजी में समाहित कर ली जाती है और चिट्ठे में केवल पूंजी खाते को ही प्रदर्शित किया जाता है। अतः लाभ हानि खाते शेष के भाव में परिचालन से कोषों की गणना करते समय संचय वादी के या पूंजी खाते में जैसी भी स्थिति हो उन मदों का समायोजन करना चाहिए जो लाभ हानि खाते के शेष में समायोजित की जाती है। इस प्रकार वैकल्पिक रूप से संचय वादी के खाता पूंजी खाता बनाकर चालू वर्ष के लाभ को ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि इस उदाहरण के माध्यम से को बताया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के एडजस्टमेंट ऐसे हैं जिनके आधार पे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बहुत धन्यवाद।